नमस्कार बच्चों, आज की गणित की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, ज्यामितीय अवधारणाओं के अंतर्गत आप गणित की पिछली कक्षा में जान ही चुके हैं कि ज्यामितीय अवधारणाएं क्या होती हैं। ज्यामितीय अवधारणाओं के अंतर्गत आप जितनी भी वस्तुएं देख रहे हैं वो सभी वस्तुएं क्या हैं? इनकी सबकी कोई ना कोई आकृति है। और जैसे पेन, किताब, कुर्सी, मेज, आपके आसपास जो भी वस्तुएं हैं उन सब की कोई ना कोई आकृति है और उन सभी आकृतियों का अध्ययन हम ज्यामितीय अवधारणाओं के अंतर्गत ही करते हैं। ज्यामिति शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक ज्यामिति जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है जियो और दूसरा है मीट्रिन। जियो और मीट्रिन, जहाँ जियो का अर्थ है भूमि और मीट्रिन का अर्थ है मापन। तो आपने पिछली कक्षा में जाना कि ज्यामिति का अर्थ है भूमि को मापना। इस प्रकार से किसी भी वस्तु की आकृति को जब हम मापते हैं तो वह भाग हो जाता है ज्योमेट्री का। इसका अर्थ हुआ, ज्योमेट्री का अर्थ हुआ कि भूमि को मापन, किसी भी वस्तु की आकृति को बनाना या उसका मापना। आप जानते हैं कि यूक्लिड जो एक महान गणितज्ञ हुए हैं, उन्होंने अपनी एलिमेंट्स नामक पुस्तिका में ज्यामिति की अवधारणा रखी थी, ज्यामिति की आधारशिला को स्पष्ट किया था। ज्यामिति के अंतर्गत आप जान ही चुके हैं कि बिंदु क्या होता है। बिंदु क्या होता है? तो बताइए बिंदु क्या होता है? आपने पिछली कक्षा में जाना था कि बिंदु एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ से हम हिल नहीं सकते। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते जब वो, मैं कहता हूँ कि आप 10 तक गिनती गिनता हूँ और जैसे ही मैं 10 बोलूँगा तो उन सारे बच्चों को वहीं का वहीं रुक जाना है। तो जहाँ बच्चे रुक जाएंगे वह स्थिति बिंदु कहलाएगी। यानी बिंदु एक छोटी सी जगह, जैसे ये लड़की मान लीजिए यहाँ रुक गई तो ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है। इसके अलावा इसका ये एक बिंदु है। तो जहाँ से आप हिल नहीं सकते, रुक जाते हैं, उस स्थिति को हम बिंदु कहते हैं। सूक्ष्म होने पर सबसे छोटी चीज बिंदु कहलाती है। बिंदु, बिंदु की कोई लंबाई कोई चौड़ाई नहीं होती है, वह बहुत छोटी स्थिति को इंगित करता है। इसको हम दिखाते कैसे हैं? इसको हम बिंदु ए के द्वारा, या तो हम कैपिटल लेटर से दिखाएंगे या तो हम कैपिटल लेटर जैसे ए या बी से बता सकते हैं। मान लीजिए ये वाला बिंदु ए है और ये वाला बिंदु बी हो गया। यदि इस लड़की की पोजीशन ये हो, स्थिति ये हो, तो इस वाले बिंदु को नाम हम क्या दे सकते हैं? सी, एक्स, वाई या जेड, कुछ भी हम रख सकते हैं, कैपिटल लेटर में रख सकते हैं। यानी मैं इसको एक्स नाम भी दे सकता हूँ और इस बच्ची की पोजीशन को हम वाई से इंडिकेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु को हम कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। इसकी ना कोई लंबाई होती है और ना ही कोई चौड़ाई होती है। तो ये सब चीज़ें आपने पिछली कक्षा में ज्यामितीय अवधारणाओं के अंतर्गत जानी थी। आप रेखाओं से तो भली भांति परिचित होंगे। अब मुझे आप बताइए, रेखा, रेखाखंड और किरण में क्या अंतर होता है? चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेखाखंड की। रेखाखंड, रेखा का एक खंड होता है, एक भाग होता है। क्या होता है? एक
भाग होता है। इसको हम एक गतिविधि करके देखते हैं। गतिविधि करके देखते हैं। मेरे पास ये एक पेपर है, ये एक पेपर है, और मैं इस पेपर को फोल्ड करता हूँ, मोड़ता हूँ। इस तरह से ये हमने मोड़ लिया और इसको दबा देता हूँ। दबाने के बाद क्या होता है, इसको खोल के देखता हूँ। ये तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। इसमें यहाँ से यहाँ तक ये मोड़ दिखाई दे रहा है। दिख रहा है ना आपको ये मोड़, ये वाला जो मोड़ दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक रेखा है। यहाँ से यहाँ तक का जो रेखा का भाग है उसे ही हम रेखाखंड कहेंगे। इसका नाम रख लीजिए ए और इसका नाम रख लीजिए बिंदु का बी। ये बिंदु है ये वाला और ये वाला बिंदु है। तो ए और बी, ए से लेकर के बी तक एक रेखाखंड बन जाता है। ठीक है, इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये लीजिए, ये मेरे पास एक धागा है और इस धागे को यदि मैं पकड़ता हूँ, ये हमने इस धागे को पकड़ लिया यहाँ से, तो ये जो पोजीशन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो पोजीशन दिखाई दे रही है ये, ठीक है ना, ये जो पोजीशन है ये एक रेखाखंड को दिखा रहा है। पूरी रस्सी को ना लेकर के, पूरे धागे को ना लेकर के यदि मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ तो ये एक रेखाखंड है। चाहे तो आप इसे इतना भी, ये एक रेखाखंड हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक ए भी एक रेखाखंड हो गया। तो इस तरह से किसी भी लंबे धागे को या किसी लंबे पेपर को यदि मैं कुछ भाग ले लेता हूँ, कोई खंड उसका ले लेता हूँ, तो वो हो जाता है रेखाखंड। ठीक है, चलिए, तो अब रेखाखंड को किस तरह से बताएंगे हम। ये आपने कर ही लिया कि एक पेपर ले लिया है, एक पेपर में हमने फोल्ड कर लिया, फोल्ड करके ए और बी दो बिंदु लगा लिए। तो ये जो बन रही है स्थिति, ये एक रेखाखंड की स्थिति बन रही है। इसके दो अंत बिंदु होते हैं, दो एंड पॉइंट्स होते हैं। एक ये वाला एंड पॉइंट हो गया और एक ये बी, दो इसके एंड पॉइंट्स हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारी ये रेखाखंड बन जाती है। रेखाखंड AB को AB या BA द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस रेखाखंड AB को AB से भी इंडिकेट कर सकते हैं या BA से इंडिकेट कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक लाइन बना दी है, AB के ऊपर एक छोटी सी लाइन और BA के ऊपर भी एक छोटी सी लाइन हमने बना दी है। इसका क्या मतलब है कि ये एक रेखाखंड है, A से लेकर के B तक की दूरी का एक रेखाखंड, इसलिए इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन लग जाती है। अब रेखाखंड को समझने के बाद रेखा को समझना बहुत आसान हो जाता है। रेखा क्या चीज़ होती है। यदि हम इस आपके सामने अभी मैंने एक लाइन बनाई थी ना, ये एक AB रेखा है। ये जो AB था ये रेखाखंड था, ये रेखाखंड था। और यदि हम इस रेखा को B से इधर भी बढ़ा देते हैं, बढ़ाते चले जाएंगे जितनी जगह होगी, और A को इस साइड में यदि हम बढ़ाते चले जाते हैं तो ये सब जो चीज़ दिखाई दे रही है, AB के A से इस साइड में भी बाईं तरफ भी और B के दाईं तरफ भी जो बढ़ती जा रही है, ये एक रेखा को बता रही है। रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। ये दोनों तरफ बढ़ती चली जाती है। इसको ही हम धागे से बता दें तो धागे में हमारी यहाँ तक की जो पोजीशन थी वो रेखाखंड थी, और यदि मैं इसको और बढ़ाता चला जाऊँ तो ये जो बढ़ती जा रही है ये बन जाएगी रेखा। यानी कि बढ़ती हुई चीज़ को, जो बढ़ती ही जा रही है, जो कभी भी ख़त्म ना होती हो, जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, उसको हम
रेखा बोलेंगे। ठीक है, तो ठीक है, ए बी को, रेखा को हम किस तरह से प्रदर्शित करेंगे देखते हैं। रेखा को हम इस वाले निशान से, जो दोनों तरफ बढ़ रही हो, जैसे यहाँ से बढ़ रही है, ये इस साइड में भी जा रही है, बाईं तरफ भी जा रही है और दाहिनी तरफ भी जा रही है, तो जो दोनों दिशाओं में बढ़ती चली जाती हो उसे हम रेखा कहते हैं। और रेखा को इसके रेखा ए बी के ऊपर एक तीर का निशान इस तरह से लगा देंगे जो बाईं तरफ को भी जा रहा होगा और दाईं तरफ को भी जा रहा होगा। तो जब भी आपको रेखा को प्रदर्शित करना हो तो रेखा के पॉइंट्स लिख लीजिए कौन कौन से हैं और उसके ऊपर एक एरो लगा दीजिए जो दोनों तरफ को बढ़ रहा हो। तो ये वाला जो निशान है ये रेखा को प्रदर्शित करेगा। इसमें दोनों तरफ, दोनों सिरों पर तीर की नोक के चिन्ह बने होते हैं। रेखा का कोई भी अंतिम बिंदु नहीं होता है। ये इधर भी बढ़ती चली जाएगी, कितनी भी लंबी हो सकती है, और बाईं तरफ भी ये कितनी भी लंबी हो सकती है। तो इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा को दो विधियों द्वारा लिखा जा सकता है। या तो हम इसको बिंदु के रूप में लिख दें। बिंदु के रूप में कैसे? मान लीजिए दो बिंदु हैं P और Q, तो रेखा लिखी जाएगी, PQ लिख दी जाएगी और PQ के ऊपर एक दो तीर वाला निशान लग जाएगा। दोनों दिशाओं के तीर वाला निशान लग जाता है तो PQ के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। या फिर अंग्रेजी के स्मॉल लेटर L, M, N, तो स्मॉल लेटर के द्वारा भी हम बता सकते हैं। रेखा M हो सकती है, रेखा N हो सकती है, या रेखा L के नाम से भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। या तो स्मॉल लेटर से हम दिखा सकते हैं या फिर AB बिंदु के रूप में लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, ये जो रेखा बनाई गई है ये दोनों तरफ को जा रही है और ये P बिंदु है और ये Q बिंदु है। ये वाला इसका बिंदु P है और ये Q है, तो रेखा बन जाएगी रेखा PQ, और PQ के ऊपर हम दोनों तरफ का एरो का निशान बनाते हुए एक चिन्ह बना सकते हैं। तो इस तरह से हम रेखा को प्रदर्शित कर सकते हैं। या फिर ये तो तब हो सकता है जब हमारे पास बिंदु दिए हों, P और Q दे रखा है, दो बिंदु लिखे हों तो हम इसको बना सकते हैं। और यदि बिंदु नहीं दे रखे हैं तब ऐसी स्थिति में हम रेखा L करके, ये जो रेखा L करके भी हम बता सकते हैं। इसको हम रेखा M भी लिख सकते हैं, रेखा M, रेखा N भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है L, M, N स्मॉल लेटर से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। या फिर PQ दोनों बिंदु लिख करके और उसके ऊपर तीर का निशान लगा दे दोनों दिशाओं में, तो भी इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब हमने ये जाना, क्या निष्कर्ष निकलता है कि रेखा सीधी होती है। हाँ, बहुत सीधी होती है। ये देखिए रेखा इस तरह की बिल्कुल सीधी होती है जिसके दोनों विपरीत दिशाओं में विस्तार अपरिमित होता है। ये रेखा इस दिशा में भी बढ़ती जा रही है, यानी बाईं दिशा में भी बढ़ती जाती है और दाईं दिशा में भी बढ़ती जाती है। तो बाईं दिशा में भी बढ़ रही है और दाईं दिशा में भी बढ़ती चली जाती है। तो इसका दोनों तरफ विस्तार अपरिमित होता है। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? रेखा M लिख सकते हैं, और यदि कोई बिंदु दे रखा हो जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो फिर PQ के रूप में भी लिख सकते हैं। रेखा में कोई भी अंत बिंदु नहीं होता, कोई लास्ट पॉइंट नहीं होता है। रेखा में कोई भी अंतिम बिंदु नहीं होता है, वो दोनों दिशाओं में बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। ओके, रेखा के किसी भाग को रेखाखंड कहते हैं। रेखा के किसी भाग को हम रेखाखंड कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये पूरी एक रेखा है, PQ एक रेखा है, और यदि मैं इसके इतने भाग को लेता हूँ, P से Q तक के भाग को लेता हूँ, P से Q तक के खंड को लेता हूँ, तो वो कहलाएगा रेखाखंड, रेखा का एक भाग, रेखाखंड PQ। और इसको इंडिकेट कैसे करेंगे? रेखाखंड को इंडिकेट करने के लिए PQ के ऊपर एक सीधी सीधी एक लाइन बना देते हैं, चिन्ह अंकित कर देते हैं, तो इस तरह से ये इंडिकेशन हो जाएगा रेखाखंड PQ के लिए। ज्यामिति में
जब भी हम रेखा शब्द का प्रयोग करेंगे तो हम संपूर्ण रेखा से हमारा अभिप्राय होगा, उसके एक भाग से नहीं होता है। यानी रेखा का मतलब रेखा होता है जो दोनों दिशाओं में जा रही होती है, एक दिशा में मतलब रुके हुए खंड की बात नहीं कर रहे होते हैं। हम दोनों दिशाओं में अपरिमित रूप से विस्तार को रेखा के नाम से जानते हैं। चलिए अब प्रयास करते हैं, इन रेखाओं के नाम लिखना है। तो इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा, ये आप करके देखें। इसको क्या लिखूंगा, इस रेखा का क्या नाम लिखूं बताइए। हाँ चलिए मैं बताता हूँ। इस रेखा को लिखेंगे हम रेखा पी क्यू, और ऊपर क्या बना दूं, देखो इसका विस्तार दोनों दिशाओं में अपरिमित है, तो दोनों तरफ तीर का निशान लगेगा। तो इस तरह से मैं इसे लिख सकता हूँ। चलिए इसकी बात बताइए, ये इसको क्या लिखें, एफ ई को, तो इसको लिखेंगे एफ ई, दोनों बिंदु इसके लिख लिए जाएंगे और इसके ऊपर तीर का निशान दोनों दिशाओं में, ये रेखा बन गई है। चलिए इसको क्या कहेंगे, इसको तो रेखा एम लिख देंगे, रेखा एम। चलिए इस वाली का बताइए क्या है नाम, इसका नाम है रेखा एन। इसी प्रकार इस वाली रेखा का क्या नाम होगा, रेखा क्यू। इस वाली रेखा का क्या नाम होगा, रेखा पी। तो इस तरह से हम रेखाओं का नामकरण कर सकते हैं। चलिए अब हमने सीखा रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड रेखा का एक छोटा भाग होता है जिसके बिंदु निश्चित होते हैं, अंत बिंदु फिक्स होते हैं, जबकि रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, उसका दोनों दिशाओं में विस्तार अपरिमित होता है, बहुत लंबी हो सकती है, दोनों तरफ तीर का निशान लगता है उसमें। इसके बाद एक और बात आती है, किरण। किरण क्या है, यहाँ चित्र में देखो आप, दीपक जलता हुआ दिखाई दे रहा है, सूर्य की किरणें भी दिखाई दे रही हैं। तो सूर्य की किरणें, आपको अपने आप अंदाज़ा लग जाएगा कि सूर्य किस तरह से चलता है। सूर्य जल रहा होता है, बीच में उसका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा होता है ना, ये जा रहा, ये इधर भी जा रहा है, ये इधर भी जा रहा है, ये इधर भी जा रहा है, ठीक है ना। इसी तरह टॉर्च भी आपने देखी है। तो टॉर्च से कहाँ से, देखिए मेरे पास भी एक टॉर्च है, ये टॉर्च है। तो आप इसे देखेंगे तो हाँ, कहाँ से निकल रहा है प्रकाश इसका, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है और कहाँ तक जा रहा, आगे तक जा रहा है। तो अब आप एक बात समझ पा रहे हैं कि इसका एक शुरुआती बिंदु होता है, यानी शुरुआत कहाँ से हो रहा है, निगमन एक जगह से होता है और दूर तक जाती है, यानी कि एक निगमन बिंदु अवश्य होता है। इसमें क्या होता है, निगमन बिंदु। जैसे यहाँ टॉर्च है, तो टॉर्च का ये निगमन बिंदु है और यहाँ से ये इधर को लाइट जा रही है। इसी तरह सूर्य ये है और सूर्य से निकल करके किरण इधर को चली जाती है। इसी तरह दीपक की जो बाती है, जब जलती है तो प्रकाश इधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है, सभी दिशाओं में प्रकाश फैलता चला जाता है। तो आप क्या समझ पा रहे हैं यहाँ पे, किरण में केवल एक दिशा होती है और एक निगमन बिंदु होता है। एक दिशा होती है और एक निगमन बिंदु होता है और एक अंत बिंदु होता है। यानी यहाँ पे दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं। यदि मैं दीपक की लो की बात करता हूँ तो एक ये वाला बिंदु हो गया इसका निगमन बिंदु और ये हो गया इसका अंत बिंदु। तो ये जो किरण गई है यहाँ से शुरू होकर के और यहाँ तक जाती है। तो इस तरह से हम ये कह पा रहे हैं कि जैसे टॉर्च में है, टॉर्च में भी यहाँ पे एक निगमन बिंदु है, यहाँ से निकल के और ये जो सारा जा रहा है ये सब कहाँ तक जा रही है, अंत बिंदु है ये, ठीक है। इसका मतलब अंत बिंदु एक दिशा में अंतहीन होती है, इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता, वो दूर तक चली जाती है। तो इसे हम किरण कहते हैं। किरण रेखा का एक भाग है, यह एक बिंदु से प्रारंभ होती है जिसे हम प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और एक दिशा में यह अंतहीन होती चली जाती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पे ओ
प्रारंभिक या निगमन बिंदु है, O प्रारंभिक या निगमन बिंदु है, और P से आगे ये बढ़ती चली जाती है। P कोई भी अन्य बिंदु है, ये वाला निगमन बिंदु है और P जो है कोई भी बिंदु हो सकता है, ठीक है। ये अंत बिंदु नहीं होता है, ये बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो किरण क्या हुआ, एक निगमन बिंदु होता है और अंतहीन बढ़ती चली जाती है, इसको हम किरण कहते हैं। चलिए अब प्रयास करते हैं, 3 किरण खींचिए जिनका निगमन बिंदु O हो। मान लीजिए ये O, इस वाले बिंदु से जाने वाली 3 किरण खींचनी है हमें। तो 3 किरण खींचिए, आप प्रयास करिए। मैंने किया, चलिए एक ये किरण हमने खींच दी, एक ये किरण हमने खींच दी और एक ये किरण हमने खींच दी। इस तरह से हम 3 किरणें खींच सकते हैं जिनका एक निगमन बिंदु हो, ठीक है। और इसका कोई अंत्य बिंदु नहीं होता, ये बढ़ती चली जाती है। तो हम इस पे कोई और बिंदु ले लें, मान लीजिए P, मान लीजिए Q, मान लीजिए R। तो एक किरण कौन सी हो गई, OP किरण, और उसको कैसे लिखेंगे, उसके ऊपर एक तीर का निशान लगा करके। दूसरी किरण क्या हो गई, OQ, और उसके ऊपर भी एक तीर का निशान लगा देंगे। इसी तरह से तीसरी किरण का नाम बताओ, OR, और उसके ऊपर भी तीर का निशान। तो इस तरह से हम 3 किरणें खींच पाए। संरेख, संरेख क्या होता है, चलिए मैं, आप यहाँ चित्र देख पा रहे हैं, एक चित्र ये है, एक चित्र ये है। यहाँ एक रेखा बनी हुई है ABC, इसके 3 बिंदु हैं, और दूसरे वाली जो रेखा बनी हुई है उस पर 3 बिंदु X, Y और Z हैं। तीसरा एक रेखा बनी हुई है जिस पे A, F और G थोड़ा सा नीचे है, उसमें वो रेखा के ऊपर नहीं है। और चौथी जो रेखा बनी हुई है उस पर भी 2 बिंदु हैं, P और Q, और R उसके थोड़ा सा नीचे आ रहा है। तो यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि पहले समूह में X, Y, Z और ABC तीनों रेखा के ऊपर ही हैं, एक ही रेखा में हैं। जबकि दूसरे वाले समूह में, पहले वाले में G अलग हो गया है, G उस रेखा पर नहीं है, और इसमें R इस रेखा पर नहीं है, यह रेखा से बाहर है। तो एक तल में स्थित 3 या 3 से अधिक बिंदु संरेख कहलाते हैं यदि वे सभी एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों बिंदु संरेख हैं क्योंकि वो एक ही रेखा पर हैं, और ये तीनों बिंदु भी संरेख हैं क्योंकि ये भी तीनों एक ही रेखा पर हैं। जबकि ये वाले तीनों बिंदु संरेख नहीं है क्योंकि G इसमें अलग हो रहा है, रेखा से बाहर जा रहा है। इसी तरह से PRQ में भी संरेखता नहीं है, वहाँ भी R नीचे आ गया है, इस रेखा से बाहर चला गया है। एक क्रियाकलाप हम करके देखते हैं। मेरे पास एक पेपर है, ये एक पेपर लेते हैं, ठीक है, एक पेपर है ये एक पेपर आप देख पा रहे हैं, और इस पेपर पर हमें करना ये है कि कुछ बिंदु लिख लेते हैं। चलिए हमने कुछ बिंदु लगा लिए, तो मैंने बिंदु लगा लिए इस पे A, X, D, Y, P, N, M, कुछ बिंदु इस तरह से लिख लिए। अब X, D यहाँ है, तो X, D को लेते हुए मैं इसको फोल्ड करता हूँ, मोड़ता हूँ। इस तरह से मैंने इसको मोड़ लिया, ये मुड़ गया। मोड़ने के बाद मैं देखता हूँ कि कौन कौन से बिंदु इस मोड़ पर आते हैं। हाँ, X इस मोड़ पर आ रहा है, D भी इस मोड़ पर आ रहा है। चलिए अब देखिएगा, आपको X मोड़ पर आ रहा है, D भी इस मोड़ पर, इस रेखा पर आ रहा है, Y भी इस रेखा पर आ रहा है और P भी इस रेखा पर आ रहा है। तो ये 4 बिंदु X, D, Y, P
एक्स डी वाई पी। ये चार बिंदु इस रेखा पर आ रहे हैं। तो जब ये चार बिंदु इस रेखा पर आ रहे हैं तो इन बिंदुओं को हम कहेंगे संरेख बिंदु। तो एक्स डी वाई पी संरेख हो गए, और जो इनसे बाहर जा रहे हैं जैसे एम ए एन, तो ये सब असंरेख बिंदु हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कागज पर एक रेखा एक्स वाई खींचकर उस पर एक बिंदु ओ अंकित कीजिए। ठीक है, कागज पर कोई रेखा एक्स वाई खींच लीजिए और उस पर कोई बिंदु ओ अंकित कीजिए। चलिए ये हमने कर लिया। कागज पर एक रेखा खींची हमने एक्स वाई और उसके ऊपर कोई बिंदु ओ अंकित कर लिया। ठीक है ना, आप भी कीजिए ऐसे। एक पेपर ले लीजिए और उस पर कोई एक्स वाई एक रेखा खींचिए और उस पर कोई ओ बिंदु ले लीजिए। अब क्या करेंगे आप, ओ से इसको तोड़िएगा। मैं मान लीजिए ओ से इसको काट देता हूँ, है ना। एक रेखा खींचिए और पेपर को काट दीजिए। तो अब आपको दिखाई क्या देगा, यहाँ से आप देखेंगे तो ये वाला सारा पार्ट ये बन गया ओ वाई। तो ये क्या बन रहा है, यहाँ से कटा हुआ है। पहले पूरी एक रेखा थी जो दोनों दिशाओं में जा रही थी, अब क्या है, वो एक ही दिशा में जा रही है, इस वाली दिशा में, और ये ओ एक्स जा रही है लेफ्ट साइड में। तो ये क्या बन गए, ये बन गई किरण। ओ एक्स एक किरण बन गई और ओ वाई एक किरण बन गई। कहने का मतलब है यदि रेखा को मैं किसी बिंदु से काट देता हूँ तो उससे मुझे दो किरणें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे हमें किरण मिल रही है ओ एक्स और ओ वाई। चलिए बिंदुगामी रेखाएं क्या होती हैं, एक बिंदुगामी। चलिए हम करते हैं विचार। यदि हमारे पास तीन रेखाएं हों तो तीन रेखाएं बनाने के लिए आपसे कहा जाए तो आप कैसे करेंगे। यहाँ चार स्थितियाँ हो सकती हैं। सबसे पहले तीनों रेखाएं सीधी हों, समांतर हों, या फिर दो रेखाएं समांतर हों और उसके बीच में तीसरी लाइन उसको काटती हो, तीसरी रेखा उसको काटती हो। एक ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि जहाँ तीनों रेखाएं में से दो दो रेखाएं आपस में काट रही हों, और ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि तीनों रेखाओं एक बिंदु पर मिल रही हों। जैसे ये तीनों रेखाएं एक बिंदु P पर मिल रही हैं। तो ये चार स्थितियां बन सकती हैं। अब आप देखेंगे तीनों रेखाएं एक बिंदु P पर P से होकर के जा रही हैं, तो ऐसी रेखाओं को एक बिंदुगामी रेखाएं कहेंगे। जो रेखाएं एक ही बिंदु से जाएं, ये सारी रेखाएं P बिंदु से जा रही हैं, तो जो रेखाएं एक ही बिंदु से जाती हैं तो उसको हम बिंदु को संगमन बिंदु कहते हैं और उन रेखाओं को एक बिंदुगामी रेखाएं कहते हैं। इस प्रकार एक बिंदु से जाने वाली अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी मान लीजिए इस वाले बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है कि ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, कितनी भी रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस P बिंदु से जाने वाली बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं। तो अनंत रेखाएं एक बिंदुगामी हो सकती हैं। इस प्रकार हम ये समझ पाए कि एक तल में यदि तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर के जाती हैं तो वह बिंदुगामी रेखाएं कहलाती हैं और वह बिंदु संगमन बिंदु कहलाता है। तो यहाँ पे P जो बिंदु है वो संगमन बिंदु है। चलिए एक और चीज़ के बारे में जानते हैं, बंद और खुली आकृतियों के बारे में। तो यहाँ आप चित्र देख पा रहे होंगे ACB कोई वक्र है। यदि मैं इस B को यहाँ से उठा करके यहाँ पे ले आऊँ A तक, जैसे कि आप इस वाली राइट साइड में देख रहे हैं, जैसे कि आपने दूसरी वाली फिगर में देखा, यदि मैंने B को पकड़ के C से फोल्ड करके A तक ले आया तो पहले तो ये खुली आकृति थी और अब कैसी आकृति हो गई है, बंद आकृति। तो जब हमारा प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाते हैं, आ जाते हैं, तो वो आकृति बंद आकृति का बोध कराती है। तो किसी भी वक्र द्वारा कभी खुली तो कभी बंद आकृति का निर्माण किया जा सकता है। बंद आकृतियों का अभ्यंतर और बहिर
भाग क्या होता है? अभ्यंतर का मतलब है अंदर। तो यदि कोई बंद आकृति है, मान लीजिए बंद आकृति ए सी बी, ए सी बी एक बंद आकृति है, ये जो आपको दिखाई दे रही है वृत्त के रूप में, वृत्त के रूप में जो दिखाई दे रही है ना, ये बंद आकृति है। तो इसके जो बाईं तरफ बिंदु होंगे, जैसे पी बिंदु आ रहा है अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज चलने पर जो अंदर की तरफ होंगे, लेफ्ट साइड में जो होंगे, उसे हम अभ्यंतर कहेंगे। और जो इसके राइट साइड में जाएगा ये वाला, उसको हम बहिर्भाग कहेंगे या बहिर्क्षेत्र कहेंगे। बंद और खुली आकृतियाँ देखें इसमें कौन सी हो सकती हैं? ये सब बंद खुली आकृतियाँ हैं, क्योंकि इसका आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु संपाती नहीं है, जबकि ये बंद आकृतियाँ हैं। इसमें जहाँ से शुरुआत करेंगे वहीं पे आ जाती हैं। ये भी बंद आकृति, ये भी और ये भी। इस तरह से खुली और बंद आकृतियों के बारे में आप जान पाए। इसको आप करके देखेंगे कि इस वाली फिगर में रेखाओं के नाम लिखो जो बिंदु ए से होकर जाती हैं। तो इस वाले बिंदु से होकर जाने वाली कौन कौन सी रेखाएं हैं? एक तो एल आई रेखा हो गई, और कौन सी हो रही है? एक के ई। तो ये जो दो रेखाएं हैं ये इस बिंदु से होकर के जा रही हैं। तो इस तरह से आप इसे करेंगे। चलिए, स्तंभ ए और बी में सही जोड़ों का बाकी सवाल आप कर लीजिएगा। स्तंभ ए और स्तंभ बी को मिलान करना है। किरण कौन सी है इसमें? देखिए, जो ए की तरफ को चलती हो उसे किरण कहेंगे। रेखा जो दोनों दिशा में जाती है, रेखाखंड ये होता है जिसके ऊपर हम एक लाइन बना देते हैं, उसे रेखाखंड कहेंगे। हमने क्या सीखा कि रेखा सीधी होती है और दोनों दिशाओं में विस्तार उसका अपरिमित होता है। रेखा में अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा पर दो बिंदु होते हैं, ए और बी, तो फिर हम उसे ए बी इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। रेखा को अंग्रेजी के वर्णमाला के एल एम एन छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, और भाग को रेखा के किसी एक भाग को हम रेखाखंड कहते हैं। ज्यामिति में रेखा से अभिप्राय संपूर्ण रेखा से होता है, और किरण में केवल एक ही दिशा होती है, इसे हम तीर से निरूपित करते हैं। किरण में केवल एक अंतिम बिंदु या निगमन बिंदु होता है। एक ही तल में स्थित 3 या 3 से अधिक बिंदु संरेख कहलाते हैं यदि वे सभी एक ही रेखा में स्थित हो। यह रेखा संरेखता की रेखा कहलाती है। एक ही तल में दो रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है, और एक ही तल में 3 या अधिक रेखाएं एक बिंदु से होकर जाएं तो वह एक बिंदुगामी रेखाएं कहलाएंगी या संगमन बिंदु कहलाएगा। और किसी वक्र द्वारा कभी बंद आकृति बनती है और कभी खुली आकृति बनती है। अपने स्कूल और घर परिवार में जो भी आपको 3 बिंदु से जाने वाली आकृति दिखाई देती हो उसकी लिस्ट बना लेना, ये आपका प्रोजेक्ट कार्य रहेगा। और 7B चैप्टर के 1, 2, 3 सवाल आप घर से करके लाएंगे। मुझे आशा है कि आपको ये कार्यक्रम ये जो पाठ है बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप घर से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करके लाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।